पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है मानस जायसवाल, अविनाश गोरक्षकर और साथ ही आशीष चतुर्मुता। बाजारों के खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में एसडीएक्स निफ्टी हरे निशान में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। हालांकि तेजी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव शुरुआत होने के सारे आसार इस वक्त आपको नजर आएंगे। स्टॉक्स रहेंगे ढेर सारे एक्शन में, और जहां पर हम समझते हैं कि आज के दिन आपको नजर रखनी चाहिए, उनमें से एक है टाटा टेली। हालांकि स्टॉक छोटा है, सिंगल डिजिट में, लेकिन मानस क्या लगता है आपको, क्या कहीं कोई तेजी का मौका बन सकता है? क्योंकि अब यहाँ पर टाटा ग्रुप कह रहा है कि हम 23 रुपए और 34 पैसे में यहाँ पर स्टेक खरीदना चाहते हैं जापान के डोकोमो से। अब ये अलग बात है कि उसकी मंजूरी मिलती है नहीं 26.5% हिस्सेदारी के लिए। पहले भी आरबीआई मना कर चुकी है, जबकि पहले तो ऑफर ज्यादा ऊपर की प्राइस का था, जो 50 रुपए से ऊपर का। चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या हो सकता है इस स्टॉक में? देखिए, चार्ट्स पे तो कोई भी रीजन नहीं समझ में आता है कि यहाँ पर स्टॉक में कोई भी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जाए। मैं समझता हूँ कि जब तक स्टॉक अपना 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि 8 रुपए 10 पैसे के आसपास है, वो ब्रेक ना करे, उसके ऊपर क्लोज ना हो, यहाँ पर लॉन्ग क्रिएट नहीं करनी चाहिए। और उससे पहले कोई बड़ा मूव आने की उम्मीद भी नहीं है। जिस तरह के पैटर्न्स पिछले 3-4 दिनों में बन रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर गिरावट थोड़ी और बढ़ेगी। स्टॉक 6 रुपए 50 पैसे के आसपास तक आ सकता है, तो मेरे हिसाब से तो अवॉइड करना चाहिए और लॉन्ग केवल 8 रुपए 10 पैसे के ऊपर ही बनाए। ओके, तो ये राय आती हुई इस वक्त इन सारे इस टाटा टेली के स्टॉक पर, लेकिन बाजार की खुलने की तैयारी होती दिख रही है, और वहीं पर फोकस कर लेते हैं कि किस तरह का एक्शन आज सुबह आपको देखने को मिलेगा। एसडीएक्स निफ्टी एकदम शांत लेकिन मामूली से हरे निशान के साथ ट्रेड की शुरुआत करने के संकेत देता हुआ। एशियाई बाजारों में रुझान मिला जुला है, थोड़े मजबूत थोड़े कमजोर। जापान के बाजार आज बंद हैं और अमेरिकी बाजारों में भी काफी मिला जुला कारोबार देखने को मिला। तो कोई खास ग्लोबल मार्केट से संकेत पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर है नहीं, एक्चुअली बेहद सीमित दायरे में वहां कारोबार होता हुआ दिखा रहा है। ऐसे में संभावना पूरी दिखती कि हमारे यहाँ भी इसी तरह का कारोबार हो, लेकिन पहली टिक तो जरूर मजबूती के साथ आती दिख रही। निफ्टी पर 8700 के पास सेंचुरी वार्ता हुआ निफ्टी 118 अंक ऊपर है। अब 75 अंकों की मजबूती निफ्टी में आपको दिखेगी, 20 अंकों पर आपको नजर आएगा सेंसेक्स। लेकिन स्टॉक जो एक्शन में एसीसी 7% नीचे है पहली टिक पर, और एचडीएफसी बैंक में 5% का नुकसान। मजबूत किया है टाटा मोटर्स 10% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक में 10% की मजबूती, एचएल टेक 3.5% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। रुपए की चाल पर डालेंगे नजर, 63.46 ये था लेवल रुपए का जो हमने देखा था शुक्रवार की क्लोजिंग के बेसिस पर, और आज थोड़ी कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है। 7-8 पैसा कमजोर खुलकर 63.55 पर रुपए ने शुरुआत की। तो मामूली सी कमजोरी आपको दिखेगी करेंसी मार्केट में। ये इस वक्त का रुझान है, ये है इस वक्त का सारा कारोबार। इस बीच जो सेक्टर्स आज एक्शन में रह सकते हैं उस पर राय ली जाए। ये बताएं अविनाश, लॉजिस्टिक्स कंपनी में क्या कहीं कोई खरीदारी का मौका बन सकता है? क्योंकि हमारी एक्सक्लूसिव खबर ये कह रही कि जीएसटी बिल को लेकर राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी में आम सहमति बन चुकी है, और पूरी संभावना है कि अगर संसद चल जाए तो फिर जीएसटी बिल पास हो जाए। तो क्या आप खरीदारी करना चाहेंगे, यदि हाँ तो कहाँ? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट लॉजिस्टिक एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एरिया है जो जीएसटी का बेनिफिशियरी रहेगा। मेरे ख्याल से कॉनकॉर जो लार्ज कैप में है, क्लियरली अगर हम गट्टी और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि ये सारी कंपनीज को डेफिनेटली अपने प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन में काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मेरे ख्याल से काफी एफएमसीजी कंपनीज और टिपिकली जो मीडिया डीटीएच कंपनीज है वो भी मेरे ख्याल से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा सुधार देखेगी। बट क्लियरली लॉजिस्टिक ऐसा स्पेस है जो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करेगी। जिस प्रकार का ग्रोथ हमने ई कॉमर्स में देखा है और जिस प्रकार का लॉजिस्टिक्स का कंट्री वाइड एक ही अगर टैक्स आता है, तो मेरे ख्याल से ऑल कार्गो और टिपिकली कॉनकोर में डेफिनेटली सबसे ज्यादा बढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऑल कार्गो कॉनकोर ये दो स्टॉक्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए। 13 अगस्त को ये पार्लियामेंट सेशन समाप्त होगा, और उससे पहले अपेक्षा यही हो रही है कि जीएसटी बिल जरूर शायद पास हो जाए। लेकिन पूजा के पास चलते हैं जो हमें बता रही है कि ट्रेडिंग रणनीति किस तरह की बनानी चाहिए। पूजा, बुलिश कॉल्स ज्यादा हैं या बेरिश कॉल्स भी हैं? जी, आज बुलिश कॉल ज्यादा है। सभी जानकार आज तेजी करने की राय ही दे रहे हैं। शुरुआत पहले कॉल से करते हैं। मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सांडा ने वोल्टास में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि 305 पर एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है स्टॉक का, और यह इस लेवल से एक बाइंग रिकमेंडेशन है। 1 से 2 दिनों में 323 तक के लेवल से इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा कॉल है आरके ग्लोबल के राकेश बंसल का। इन्होंने इंडसइंड बैंक में खरीदारी करने की राय दी है। हमने देखा था कि जब से बैंक ने अपने नतीजे घोषित किए हैं तब से ही एक स्ट्रांग मोमेंटम इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। काफी अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 3 से 4 दिनों में 963 तक के लेवल्स देखने की उम्मीद की जा रही है। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए हैं मानस जायसवाल। गुड मॉर्निंग मानस, बताइए आज आपके 2 टॉपिक्स कौन से होंगे? दोनों बाय कॉल है। पहला कॉल जीएसएफसी पे रहेगा।
जहां पर करीब करीब 66 रुपीज से हाई टॉप हायर बॉटम स्टॉक ने बनाना शुरू किया है और फ्राइडे के सेशन में बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई थी। स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। मैं समझता हूं यहां पर अभी और रैली देखने को मिलेगी। स्टॉक अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 8250 के आसपास है वो टेस्ट कर सकता है, तो वो हमारे टारगेट रहेंगे। 75 रुपीज के स्टॉप लॉस रहेंगे। दूसरा स्टॉक होटल लीला रहेगा, जहां पर करीब 10-12 ट्रेडिंग सेशन से एक ही दायरे में एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था स्टॉक 19 रुपीज 50 पैसा से 18 रुपीज 50 पैसा तक। बट फ्राइडे के सेशन में इस रेंज को स्टॉक ने बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ और तो मैं समझता हूं कि यहां पर अभी और तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक 21 रुपए 50 पैसे तक के स्तर छू सकता है, तो स्टॉक को करंट लेवल से बाय करना चाहिए 19 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। थैंक यू मानस। आखिरी कॉल है शेर खान के जेट ठक्कर का। इन्होंने ऑटो काउंटर्स महिंद्रा में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि अच्छी तेजी, टेक्निकल चार्ट्स काफी स्ट्रांग है और अच्छी तेजी इस काउंटर में देखने की उम्मीद की जा रही है। आज के कारोबारी सत्र में 3 से 4 दिनों में 1340 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने की उम्मीद है। सारे ही कॉल्स में तेजी की राय। तो सभी बुलिश हैं इस समय। सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तेजी का आपको रणनीति रखनी चाहिए, लेकिन एक सेक्टर जिसने काफी अच्छा प्रदर्शन पिछले हफ्ते दिखाया था वो आईटी सेक्टर है। इन्फोसिस में 7% की रैली, टेक महिंद्रा में 6% की रैली। कल इन्फोसिस के अविनाश नतीजे भी आने वाले हैं, बताइए ये रैली नतीजों से पहले आज के सत्र में क्या कंटिन्यू रह सकती है? मुझे लग रहा है कि सॉरी जिस प्रकार का हमने ट्रेंड डॉलर में देखा है हेमंत, मेरे ख्याल से रिलेटिवली रुपया कमजोर होगा और एक्सपोर्ट्स के लिए काफी अच्छी बात है। मेरे ख्याल से अगर ऐसा ही ट्रेंड करेंसी में रहता है तो डेफिनेटली करेंसी का इम्पैक्ट तो पॉजिटिवली प्ले आउट होगा, लेकिन हो सकता है कि सेकंड हाफ ऑफ FY16 में हमको शायद यूएस के मार्केट से ज्यादा अच्छा न्यूज फ्लो मिले। क्लियरली यूएस सारी आईटी कंपनीज, इंडियन कंपनीज के लिए काफी बड़ा मार्केट है, तो इन्फोसिस हो, HCL टेक हो या TCS हो, मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट में खरीदना चाहिए, क्योंकि क्लियरली आई थिंक मेरे ख्याल से सेकंड हाफ से हमारा अनुमान है कि यूएस की इकोनॉमी में जिस प्रकार की इंप्रूवमेंट आएगी उसका इंपैक्ट ऑर्डर फ्लो और नए क्लाइंट विंस पे डेफिनेटली इन कंपनीज को फायदा होगा। ओके, तो ये राय आती हुई इन सारे आईटी स्टॉक्स पर। लेकिन जो स्टॉक एक्शन में दिख रहा है फेडरल बैंक, और आशीष ये बताएं प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआती टिक्स तो काफी कमजोरी की तरफ इशारा कर रही है। 5% नीचे ये खुलने वाला है, 4% नीचे कर्नाटक बैंक दिख रहा है। हालांकि किस लेवल पर सेटल होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन कितने गिर सकते हैं ये दोनों शेयर? नंबर्स बेहद कमजोर है एसेट क्वालिटी के लिहाज से। जी हाँ, बिल्कुल जी। लास्ट 4 दिन से कंटिन्यूसली एक वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। फेडरल बैंक में ऑलमोस्ट 80 के लेवल से 75 तक के आया है और मुझे लगता है 75 के नीचे आज जिस तरह से क्लोजिंग होगी तो डेफिनेटली एक वीकनेस 70 से 68 के लेवल्स तक हमें देखने को मिल सकती है फेडरल बैंक के अंदर में। तो ओवरऑल एक वीकनेस इस स्टॉक में बन सकती है। केटीके के अंदर में हालांकि बहुत एक डिफरेंट रुझान था, इसके अंदर में काफी बिल्डअप लॉन्ग साइड पे बना हुआ था और अगर से आज किसी भी कारणों से स्टॉक 150 के लेवल्स को ब्रीच करता है तो ये जो पोजीशंस लॉन्ग साइड पे बनी है कहीं ना कहीं लिक्विडेशन के लिए आते हुए देखने को मिल सकती है, जिसके चलते स्टॉक 146 तक की डाउन साइड दिखा सकता है। ऑलराइट, चलिए और देखिए आप टाटा मोटर अच्छी शुरुआत देगा, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। 1% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है प्री ओपनिंग सेशन में। मानस ये बताइए कि अब क्या कॉन्ट्रा ट्रेड लिया जाए? खबरें तो काफी खराब आ रही हैं, लेकिन अब क्या यहां पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए? जितनी गिरावट होनी थी एक बार हो चुकी, क्या आप उस बाउंस के लिए खेलना चाहेंगे इसे? नहीं, मैं अभी बाउंस बैक के लिए प्ले नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम तो काफी समय से स्टॉक बना रहा है और कभी भी आप देखिए तो 3-4 दिन की रैली के बाद स्टॉक में फिर वीकनेस देखने को मिलती है। पिछले 3 दिनों में ऑलरेडी एक छोटा सा मूव देख चुके हैं और हायर लेवल पे मैं समझता हूं कि 405, 410 काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, तो जब तक वो ब्रेक ना करे तब तक तो लॉन्ग नहीं बनाने चाहिए। ओके, फिलहाल लॉन्ग पोजीशन बनाने से परहेज करें, इंतजार करें उछाल का, और वहां पर आप करें शॉर्ट पोजीशन फिर से बनाएं। LIC हाउसिंग फाइनेंस पिछले 1-2 सेशन में थोड़ा सा मुंह आते हुए दिखा था। आशीष, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए कोई ट्रेड बनता है आज नतीजों के पहले LIC में? जी अनिल जी, मुझे लगता है दोनों ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज LIC हाउसिंग फाइनेंस और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इनके अंदर काफी अच्छी एक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है और मैं समझता हूं कि दोनों के अंदर में लॉन्ग ट्रेड अगर से लेते हैं तो करंट लेवल से कम 5 से 7% की बढ़त हमें देखने को मिल सकती है। मैं सोचता हूं कि LIC हाउसिंग फाइनेंस जिसका ऑल टाइम हाई करीब 510 के आसपास था वो अब की बार शायद क्रॉस हो सकता है, और वहीं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो कि ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, पर करंट लेवल से इस स्टॉक में भी कम से कम 40 से 50 रुपए की बढ़त हमें देखने को मिल सकती है। एक सेक्टर जिसने काफी अच्छा प्रदर्शन पिछले हफ्ते दिखाया था वो था मल्टीप्लेक्स सेक्टर। PVR 15% ऊपर था, आइनॉक्स 18% ऊपर था, इरॉस 25% ऊपर था।
बजरंगी भाईजान भी रिलीज हो गई है, नंबर्स भी सब सामने आ गए हैं। ये बताइए क्या अब इस हफ्ते मुनाफा वसूली का ट्रेंड देखने को मिलेगा या आपको लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है? आपका क्या एनालिसिस है इस पे? आई थिंक मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली इरॉस को अगर हम देखें तो डेफिनेटली सलमान खान की पिक्चर काफी अच्छी की है, तो इसका इम्पैक्ट उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। लेकिन अगर हम पीवीआर और आइनॉक्स की बात करें तो डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में ये बिजनेसेस काफी अट्रैक्टिव है। मेरे ख्याल से जिस प्रकार की होल्ड पीवीआर और आइनॉक्स की है, इनका जिस प्रकार का ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है, मुझे लग रहा है कि आने वाले कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए शायद थोड़ा मार्जिन प्रेशर होगा। लेकिन एक बार अगर जीएसटी क्लियर होता है तो हेमंत, इन कंपनीज को भी काफी फायदा होगा, इनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी सुधार आएगी। तो एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म, जब तक मानसून सेशन में ये जीएसटी बिल क्लियर नहीं होता, ये शेयर्स लाइमलाइट में रहेंगे और होपफुली अगर जीएसटी क्लियर होता है तो आपको एक अच्छी री-रेटिंग इवन फ्रॉम द करंट लेवल दिख सकती है। ओके, तो ये राय थी सारे मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन पिछले हफ्ते में रहा है। देखना होगा आज कितना और बढ़ेगा। और बेरो रियल्टी पर एक बार फिर से चार्ट पर राय लेना चाहता हूं आपसे मानस, चूंकि स्टॉक 4-4.5% मजबूत दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, बेहद दमदार नतीजे। समझना मुश्किल है कि इतने मजबूत नतीजे कहां से आ रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर की हालत तो बड़ी खराब है, लेकिन ओवरऑल रियल्टी ने हर एक फ्रंट पर काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। कितनी तेजी बनेगी? देखिए, तेजी बनने के चांसेस काफी ज्यादा है इस स्टॉक में, क्योंकि जहां पर रियल एस्टेट स्टॉक पिछले दिनों खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, बट ओबराय रियलिटी देखिए तो हाई लेवल पे सस्टेन कर रहा है। एक रेंज बन गई स्टॉक की, हाई लेवल्स पे 320 और लोअर लेवल्स पे 280। स्टॉक अभी भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो कोई भी पॉजिटिव न्यूज स्टॉक को एक बड़ी रैली दे सकता है। अगर मैं समझूं तो एटलीस्ट 320-330 तक के टारगेट्स स्टॉक में एक बाउंस बैक पे पॉसिबल है, तो बिल्कुल यहां पर लॉन्ग क्रिएट करनी चाहिए। बट अपना स्टॉप लॉस 270 जो कि शॉर्ट टर्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे जरूर रखें। एक्साइड, ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर आशीष आपसे जानना चाहूंगा, हमने देखा था एक इसकी जो एनुअल रिपोर्ट आई थी उसके बाद यहाँ पर ब्रोकरेजेस काफी बुलिश नहीं है। केपेक्स को लेकर जिस तरह से कंपनी के खर्च करने की योजना बनाई है उन्होंने, उसको लेकर थोड़ी निराशा हाथ लगी है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने अपने जो लक्ष्य था उसको नीचे की तरफ रिवाइज भी किया है। एक्साइड गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, क्या राय है आपकी? देखिए हेमंत, स्टॉक एक सीरियस अंडर परफॉर्मर रहा है पूरे इस रैली के अंदर में भी। 200 के आसपास का ऑल टाइम हाई बना और उसके बाद में वापस से करेक्शन आया 140 के लेवल्स के आसपास, और उसके आसपास थोड़ा बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। बट मैं नहीं समझता कि कोई बहुत जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हो रहा है लॉन्ग साइड में। इट्स मोर ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग जो कि लोअर लेवल्स पे हो रही है, क्योंकि स्टॉक के अंदर में कहीं ना कहीं सपोर्ट है 140-145 के आसपास। तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी देखने को मिलेगी। ओवरऑल ट्रेडिंग के लिहाज से मैं स्टॉक को लॉन्ग या शॉर्ट दोनों नजरिए से अवॉइड करूंगा, बट डेफिनेटली अगर से कोई शॉर्ट है तो मैं एडवाइस करूंगा कि वो अपनी पोजीशंस को कवर करें। और इस बीच प्री ओपनिंग सेशन के संकेत काफी बेहतर दिख रहे हैं। 80 अंक ऊपर सेंसेक्स नजर आएगा आपको, 15 अंक ऊपर निफ्टी। और इंटरेस्टिंग बात यह कि प्री ओपनिंग सेशन में सारे के सारे सेक्टर इंडाइसेस हरे निशान में दिख रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत आप इस वक्त देख सकते हैं। लेकिन मेटल्स थोड़े से मजबूत होते दिख रहे हैं, और शुक्रवार को भी हमने देखा टाटा स्टील और मेरे ख्याल से एक और स्टॉक वेदांता था शायद, जो 2 हरे निशान में स्टॉक को बंद हो पाए थे। ये बताएं, मेटल्स में सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग रैली है या फिर कहीं कोई दम है? और अगर आज फिर से मजबूत खुले तो क्या शॉर्ट करना चाहिए? आशीष, क्या कहेंगे आप? अनिल जी, प्योरली एक शॉर्ट कवरिंग की नजर से मैं इसको देखता हूं, क्योंकि कोई बड़ी स्ट्रेंथ तो अभी तक देखने को मिली नहीं। और जब तक कि स्टॉक 8 से 10% की बढ़त लेके और ओपन इंटरेस्ट के साथ में एडिशन नहीं हो, तब तक कि कोई भी इसके अंदर में रिकवरी को मैं बहुत स्ट्रांग रिकवरी नहीं समझूंगा। डेफिनेटली क्या शॉर्ट करना चाहिए इन लेवल्स पे, वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा वेट कीजिए, कम से कम 4-5% का एक अपमूव आने के बाद ही अगर से शॉर्ट पोजीशन बनाते तो वो एक सेफर बेट रहेगी। बट एज ऑफ नाउ क्लियरली लॉन्ग साइड से इन स्टॉक्स को अवॉइड रखना चाहिए। लेकिन एक सेक्टर जो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है पिछले कुछ महीनों से, और उसके लिए एक के बाद एक देखिए बड़े ब्रोकरेजेस के बाय कॉल्स आ रहे हैं, रेटिंग रिवाइज हो रही है, वो है ऑयल एंड गैस स्पेस में ऑयल मार्केटिंग कंपनी एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी। आप देखिए बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने एचपीसीएल के लिए जो अपनी लक्ष्य है वो 704 से बढ़ाकर 1125 किया है। बीपीसीएल के लिए जो लक्ष्य है वो 926 से बढ़ाकर 1185 किया है, और आईओसी के लिए 498 से बढ़ाकर 558 किया है। ये सेक्टर आज भी जरूर फोकस में साफ तौर पर रहने वाला है। ये बताइए अविनाश, इसमें से अगर किसी एक पर बेट करना हो तो वो कौन सा स्टॉक होगा, और इस सेक्टर पर आपका क्या व्यू है? चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि काफी अच्छे नंबर्स आएंगे, सीएलएसए ने भी पिछले हफ्ते काफी बेहतरीन रिपोर्ट्स पेश की थी।
आई थिंक ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज डेफिनेटली काफी फोकस में रहेंगे, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी वाइज जिस प्रकार की क्रूड में गिरावट आई है, इनफैक्ट प्रीवियस वीक हमने देखा कि ब्रेंट करीबन 3% कमजोर हो गया है। तो क्लियरली ईरान का जो डील हो गया है उससे भी क्रूड के प्राइसेस काफी कम हो गए और इसका फायदा इन कंपनीज को मिलेगा। मेरे ख्याल से एटलीस्ट अर्निंग्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सारी 3 कंपनीज में अर्निंग्स बहुत ही स्ट्रांग रहेगी और FY16-17 FY15 के मुकाबले में काफी बेहतर रहेगी। तो यहाँ पे हमारी राय में BPCL सबसे अच्छा पिक रहेगा, क्योंकि इसमें नॉट ओनली ऑयल मार्केटिंग का फायदा है, लेकिन इसमें थोड़े एक्सप्लोरेशन एसेट्स भी है और थोड़ा बहुत वैल्यू अपसाइड के लिए इनके पास जो ऑयल ब्लॉक है जो मोजाम्बिक का, वहां पे भी आगे एक वैल्यू अपसाइड आ सकता है। तो हमारे ख्याल से BPCL कैन बी अ बेटर पिक। दूसरा पिक शायद IOC रहेगा, जो क्लियरली रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये राय आती हुई, लेकिन एक क्विक कॉल प्राइवेट बैंक्स पे मानस, अगर कोई शॉर्ट करना चाहें आप, क्योंकि फेडरल 6.5% नीचे खुलेगा, कर्नाटक 5% नीचे खुलेगा, ये तो गए, लेकिन कोई दूसरा बैंक है प्राइवेट स्पेस में जिसे आप शॉर्ट करेंगे? देखिए, अगर छोटे प्राइवेट बैंकिंग छोड़ दीजिए तो लार्ज कैप बैंकिंग तो प्राइवेट बैंकिंग तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक बैंक काफी बढ़िया चार्ज बना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। हो सकता है कि शायद जो छोटे मझौले प्राइवेट बैंकिंग है वो शायद आने वाले टाइम में परफॉर्म करेंगे, तो लोअर लेवल्स पे बाइंग करने की सलाह रहेगी और शॉर्ट करने की सलाह नहीं रहेगी। चलिए, यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स के कमजोर नतीजों के बावजूद बैंक निफ्टी हरे निशान में दिख रहा है। प्री ओपनिंग सेशन में 30 अंक ऊपर, ये एक बड़ी रिलीफ की बात मानी जा सकती है। 1/4% की मजबूती के साथ शुरुआत होगी सेंसेक्स के 80 अंक ऊपर, 15 अंक ऊपर निफ्टी खुल सकता है। मिड कैप शेयरों में 1/4 से आधा % तक की तेजी दिखेगी आपको। ये रुझान आपको नजर आएगा प्री ओपनिंग सेशन में। रिजल्ट्स के दम पर बड़ा एक्शन दिखेगा। भारत सीड्स 9% नीचे दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। फेडरल बैंक, कर्नाटक बैंक, SCC जैसे शेयर आज कमजोर खुलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। केयर में नुकसान दिखेगा। देखते हैं कैसी शुरुआत भारतीय बाजारों की होती। तो SGX निफ्टी के मुकाबले में एक दमदार शुरुआत के लिए भारतीय बाजार तैयार होते हुए दिख रहे हैं। और पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है इस वक्त मजबूत शुरुआत 0.5% की तेजी के साथ BPCL टॉप गेनर है इस वक्त, और हीरो मोटोकॉर्प में 1% की तेजी अब बनती हुई दिख रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा मजबूत है, यहां पर साफ तौर पर खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो ये स्टॉक्स है। ऑटो शेयरों से थोड़ी सी रफ्तार बनती हुई दिख रही है। एशियन पेंट्स 0.5% मजबूत है और बॉश में 1% के आसपास की तेजी। आइडिया, HDFC बैंक जैसे शेयरों में भी आधा % के गेंस आते हुए दिख रहे हैं। ACC 3% नीचे खुला है ये स्टॉक, और टाटा पावर में 2% का नुकसान जरूर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्स डिविडेंड हुआ है तो घबराए नहीं। टाटा पावर कमजोर नहीं है, ₹1.25 के आसपास का डिविडेंड है वो दिखा रहा है। सीमेंट शेयर कमजोर है, अंबुजा, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, चारों ही सीमेंट स्टॉक निफ्टी के कमजोर खुलते हुए दिख रहे हैं। भेल में कमजोरी है, विप्रो में थोड़ी बहुत कमजोरी आई है। वायदा कारोबार की तरफ यहाँ पर किस तरह का एक्शन है, और अगर आप देखें तो टॉप गेनर के तौर पर है CESC, कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी, HPBP, IOC दमदार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, तीनों ही पॉजिटिव खुले हैं। इसके अलावा रिलायंस कैपिटल इसी स्टॉक में 1% का मूव आया है तेजी की तरफ, और C8 में तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। कमजोर क्या है? 8% कमजोर है फेडरल बैंक, जबरदस्त मार पड़ती हुई दिख रही है। कर्नाटका बैंक 5.5% कमजोर है। तो ये दो स्टॉक डूबते हुए नतीजों के बाद SCC में 3% का नुकसान है। टाइटन 1% कमजोर है। इन्फोसिस नतीजों के पहले आज कमजोर होता हुआ दिख रहा है। तो IT शेयरों में थोड़ा सा दबाव है। बाजार पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 45 अंक ऊपर सेंसेक्स, 5 अंक ऊपर निफ्टी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में देखिए 1/4% से ज्यादा की मजबूती है। बैंक निफ्टी हरे निशान में, बढ़ने वाले शेयर 600 से ज्यादा, कमजोर शेयर महज 200। ये इस वक्त का बाजार का रुझान। हेमंत, का नजर है आपकी? DLF पर नजर रखते हैं और देखते हैं वहां पर किस तरह का ट्रेड हो रहा है। जिस तरह से खराब खबरें आई हैं, आप देखिए 0.5% की गिरावट। डिशमैन फार्मा में जिस तरह से ऑडिटर्स ने कंपनी छोड़ने की बात कही, और आप देखिए 5% का एक बड़ा कट यहां पर देखने को मिल रहा है। पूरे के पूरे ACC, अंबुजा, अल्ट्राटेक में तो दबाव देखा ही जा रहा है। इन्फोसिस भी देखिए लाल निशान के साथ शुरुआत कर रहा है, यानी IT सेक्टर थोड़ा कमजोर है। इन्फोसिस के कल नंबर्स आने वाले हैं। 1% नीचे नतीजों से पहले। कल पिछले हफ्ते हमने देखा था एक अच्छी रैली 7% तक की देखी जा चुकी है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप नजर डालें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला स्पेस ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का ही है। HPCL, BPCL करीब 1% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। इसके अलावा केन में भी अगर आप देखिए कल इसके नंबर्स आने वाले हैं। नतीजों से पहले ये शेयर कमजोरी के साथ ही यहाँ पर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। आइडिया एक स्टॉक है, इसके भी नंबर्स कल आने वाले हैं। आइडिया नतीजों से पहले थोड़ी सी मजबूती, 0.5% की तेजी इस समय यहाँ पर आपको जरूर दिखा रहा है। लेकिन एक और स्पेस जिसमें एक अच्छी रैली पिछले हफ्ते देखी थी मल्टीप्लेक्स शेयरों में, आप देखिए वो थोड़ी सी कंटिन्यू है इस समय। इरॉस ने 1.25% की उछाल के साथ शुरुआत करी है। PVR ने 1% की बढ़त के साथ शुरुआत करी है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में नतीजों से पहले लोग लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं। 1% की तेजी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। टाटा कॉफी के भी
नंबर्स आ जाने वाले हैं। इस शेयर ने भी हरे निशान के साथ आधे % बढ़त के साथ ही आज के सत्र में शुरुआत करी है। एशियन पेंट्स के कल नंबर्स आने वाले हैं और ये देखिए आप करीब करीब आधे % की मजबूती यहां पर भी देखने को मिल रही है। तो नंबर्स के ऊपर सबका नजर बनी हुई है और इसी बीच आप देखिए निफ्टी मामूली से लाल निशान में 8600 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ। यहां से ऊपर जाने के लिए नंबर्स अगर अच्छा है कंपनियों के तभी एक बड़ा पुश मिल पाएगा। बिल्कुल, और उसी के पहले एक्चुअली कमजोर नंबर्स नहीं, बाजार का थोड़ा सा मूड सबड्यूट किया क्योंकि दिग्गजों में एससीसी और मिड कैप्स में फेडरल बैंक और कर्नाटक बैंक। आप देखिए फेडरल बैंक क्या तेजी से गिरा है, जबरदस्त तेज गिरावट 8% से ज्यादा की 9% अब कमजोर हो चुका है। कोई डाउट नहीं यहाँ पर कमजोरी। कुछ और स्टॉक्स जो बड़े एक्शन में, टाटा टेली 20% के ऊपरी सर्किट पर ट्रेड करता हुआ दिखा। जो हम बात कर भी रहे थे कि टाटा ग्रुप की तरफ से डोकोमो की स्टेक खरीदने का जो ऑफर आया है 23.34 पर, इंटरेस्टिंग 20% का ऊपर का सर्किट यहाँ पर है स्टॉक में। जय कुमार इंफ्रा यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट के लिए बोर्ड बैठक हो रही है 28 जुलाई को। स्टॉक में 4% की तेजी है। लॉजिस्टिक कंपनियों के स्टॉक सारे मजबूत है, गति 3% ऊपर है, यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स यहाँ पर 2% की मजबूती है। तो ये स्टॉक सेलेक्टिवली ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं डिशमैन 6% कमजोर है। ऑडिटर्स ने कुछ क्वालिफिकेशंस दिए रिपोर्ट में और उसके बाद नतीजे नहीं दे पाए ये कंपनी। 17 तारीख को स्टॉक में 6% का नुकसान है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज एक अच्छे ड्रीम रन के बाद अब करेक्शन का शिकार होता हुआ दिख रहा है। शुक्रवार को 10% के लोअर सर्किट पर था, आज फिर से 6% का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर मार पड़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। ये स्टॉक्स हैं एक्शन में इस वक्त और बाजार ठीक बिल्कुल मजबूत शुरुआत होने के बाद 8600 के नीचे फिसलते हुए दिख रहे हैं। 17 अंकों का नुकसान आपको दिखेगा निफ्टी में और सेंसेक्स 27-28 अंक नीचे। और दिक्कत की बात बैंक निफ्टी से है। शुक्रवार की कमजोरी के बाद आज फिर से लीडरशिप बैंक निफ्टी की तरफ से आती हुई दिख रही है नीचे की तरफ और आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी लगभग आधा % कमजोर हो चुका है। ये है इस वक्त का रुझान। आशीष, इससे पहले निफ्टी पर आए लूं, एक राय बैंक निफ्टी पर ही मेरे ख्याल से कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,000 पर है बैंक निफ्टी में। क्या यहाँ पर होल्ड हो पाएगा या फिर अनवाइंडिंग प्रेशर अब बढ़ सकता है लगातार दूसरे दिन की इस कमजोरी के बाद? अनिल जी, मुझे लगता है थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर बनेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि फ्राइडे के लोज जो है वो ब्रीच हो चुके हैं और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। और जिस तरह से फ्राइडे को एक डल सेशन और उसके बाद अगर से वीकनेस मतलब काफी लंबे समय बाद लोअर लो बनाया जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा वेट करना चाहिए और शायद निफ्टी भी कम से कम 100 पॉइंट्स का डिप यहाँ से दिखा। जैसे मैंने कहा 8500 एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन है, वहां तक के शायद एक बार रीटेस्टिंग पॉसिबल है। उन लेवल्स के आसपास देखना होगा, वहां से स्टेबलाइज हुआ तो वापस एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, मैं समझता हूँ 18800 तक की डाउन साइड बैंक निफ्टी के अंदर में देखने को मिल सकती है। अराउंड दोज लेवल्स वापस से एक अच्छा पुल बैक हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइनॉक्स देखिए 6% मजबूती के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। कमजोर बाजार में ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। फ्यूचर कंज्यूमर देखिए आप करीब 3.5% की बढ़त यहां पर दिखा रहा है। और कुछ और छोटे मझौले शेयर हैं जहां पर एक्शन जरूर है। एक इंडेक्स है जो दिग्गजों में आप देखिए जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है वो है मिड कैप इंडेक्स। बाकी सेंसेक्स लाल में, निफ्टी लाल में, बैंक निफ्टी में 1% का कट। तो मिड कैप स्टॉक्स अभी भी अपनी बढ़त को बनाए रखने में थोड़े से कामयाब है। हालांकि देखना होगा कितनी देर तक ये बढ़त बनी रहती है, लेकिन ये वो स्पेस है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा, रियल्टी ये इंडाइसेस हरे निशान में है। और आईटी आप देखिए यहां से प्रेशर है। पीएसयू बैंक से सबसे ज्यादा प्रेशर है, ये आधे % की कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान से लाल निशान में खिसक चुका है। तो दबाव साफ तौर पर बनाए यहां पर कुछ छोटे स्टॉक्स में। लेकिन फेडरल बैंक, कर्नाटक बैंक 6% नीचे, 8% नीचे। मानस मौका चूक गया है यहां पर या अब आपको लग रहा है कि जितनी गिरावट होनी थी हो गई, काउंटर कॉल लिया जाए? नहीं, देखिए जो मैंने जैसे पहले बताया कि जो लार्ज कैप प्राइवेट बैंकिंग है वो चार्ट से ज्यादा बेहतर लगता है। रही बात जो मिड कैप और स्मॉल कैप प्राइवेट बैंकिंग है, वहां पर कुछ स्टॉक्स तो डेफिनेटली अच्छे लगते हैं। चाहे वो फेडरल बैंक हो जो स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इस गिरावट के बाद भी सस्टेन कर रहा है। मैं समझता हूं कि अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग की तरफ रहेगा फेडरल बैंक में। अगर आप करंट लेवल्स पे एक शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते हैं तो उसके स्टॉप लॉसेस 65 के आसपास रहेंगे और इस उम्मीद में कि एक स्टॉक एक बाउंस बैक देगा, वापस 77-78 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर इन सारे स्टॉक्स में अभी भी खरीदारी का मौका दिख नहीं रहा है, दूर रहने की राय आती हुई दिख रही है। चार्ट्स पर तिलक नगर इंडस्ट्रीज कैसा लग रहा है? 8% नीचे हो चुका है। मानस, क्या यहाँ पर भी अगर
कुछ ट्रेडर्स जिन्होंने अगर पिछले हफ्ते खरीदारी की हो, क्या बेच के निकल जाए? स्टॉक ने यू टर्न ले लिया है पूरा? देखिए, तिलकनगर इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि अभी गिरावट अभी और बढ़ सकती है, तो फिलहाल तो दूर रहना चाहिए। ऑलराइट, चलिए बाजार को इस समय सपोर्ट देने का काम ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर ही कर रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ऊपर हैं। ONGC RIL देखिए यहां पर भी हरे निशान के साथ बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है, तो ये एक पॉकेट है जो बाजार को थोड़ा सपोर्ट दे रही है। भारतीय एयरटेल भी आधे % की मजबूती, 1/4% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और ऑटो शेयरों में अच्छी तेजी है। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, M&M, बजाज ऑटो, ये सारे ऑटो शेयर हैं जो हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अविनाश, ऑटोज पर अब आपका क्या व्यू है? बाजार का एक तबका ये भी मानकर चल रहा है कि अगस्त में शायद 1/4% टोकन रेट कट हो। क्या व्यू है आपका इस स्पेस पर? नहीं, आई थिंक डेफिनेटली ऑटो में हमने देखा है कि स्पेशली अगर हम पैसेंजर कार और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रोथ मोमेंटम काफी पॉजिटिवली प्ले आउट हो चुका है। रही बात टू व्हीलर्स की, तो डेफिनेटली रेट कट का बेनिफिशियरी इन कंपनीज को भी मिलेगा। बट मोर इम्पोर्टेंटली हेमंत, इस महीने जिस प्रकार का मानसून का प्रोग्रेस है, मेरे ख्याल से आई थिंक RBI पॉलिसी में ये बात काफी क्लोजली वॉच की जाएगी कि मानसून किस प्रकार से जुलाई में परफॉर्म करता है। अभी तक का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ढीला है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक अगर रेट कट आता है तो डेफिनेटली ऑटो में अक्रॉस द बोर्ड आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि क्लियरली डिमांड मेरे ख्याल से अगर रेट कट होता है तो और भी अच्छी तरह से अपसाइड आएगी। तो आई वुड से दैट पैसेंजर कार्स और कमर्शियल व्हीकल के जो स्टॉक्स है इसमें ज्यादा फोकस रखना चाहिए। और इस बीच टाटा डेली के स्टॉक पर रखें नजर, जहां पर 20% का ऊपरी सर्किट लगा था। थोड़ा सा सर्किट खुला है, छोटा स्टॉक है, लेकिन एक्शन यहां पर वॉल्यूम के लिहाज से काफी ज्यादा होता दिख रहा है। खबरों के दम पर भी एक्शन है, वॉल्यूम के लिहाज से भी। आप देखिए 3 बड़े सौदे मेरी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। लगभग 35 लाख शेयरों का कारोबार हो चुका है टाटा डेली के काउंटर पर इन 3 बड़े सौदों के चलते। और आप देखिए 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम 10 लाख शेयरों से भी कम का है। शुरुआत में यहाँ पर 46 लाख शेयरों से ज्यादा का कारोबार NSE पर हो चुका है। BSE पर 30 लाख शेयरों का कारोबार हो चुका है, जबकि वहां पर 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम महज 3 लाख शेयरों का है। तो इसका मतलब साफ है कि बड़ा एक्शन वॉल्यूम और प्राइस का इस काउंटर पर आता हुआ दिख रहा है। न्यूज फ्लो भी है, तो ये एक एक्शन में दिख रहा है टाटा ग्रुप का स्टॉक साफ तौर पर। इस बीच बाजार रिकवर करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। हरे निशान में आने की कोशिश फिर से शायद होती दिखे सेंसेक्स और निफ्टी की तरफ से। मिड कैप इंडेक्स अपने मजबूती बरकरार रखने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो साफ तौर पर एक्शन में दिख रहे हैं। लेकिन जस्ट डायल एक और स्टॉक है जहां पर अब रिकवरी आती हुई दिख रही है शुक्रवार की तेज गिरावट के बाद। क्या ट्रेड लेंगे आशीष यहाँ पर जस्ट डायल में? अनिल जी, इस स्टॉक के अंदर में लोअर लेवल्स पे हमें सपोर्ट देखने को मिलता है हर बार जब भी स्टॉक 1050, 1080 के आसपास आता है, तो एक अच्छा बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि एक रिकवरी शायद वापस से पॉसिबल हो, बट कोई बहुत बड़े अपसाइड गेन की बात मैं नहीं समझता स्टॉक के अंदर देखने को मिले। बट डेफिनेटली 1180 से 1200 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट की जा सकती है। और मैं समझता हूँ लोअर लेवल्स में आज का जो लो है वो काफी क्रिटिकल होगा, तो 108685 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजिशन इसके अंदर में बनाई जा सकती है। बिहार इलेक्शंस के लिए जो है काउंटडाउन एक तरह से देखिए शुरू हो चुका है। बयान आने लगे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि HT मीडिया जैसी कंपनियों को काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि बिहार से उनका एड रेवेन्यू करीब 30 से 35% आता है। ये बताइए आपका क्या व्यू है इस पूरे इलेक्शंस पर? अगर इस इलेक्शंस को प्ले करना हो, हम जनरली देखते हैं लिकर शेयर चलते हैं, मीडिया कंपनियां चलती हैं, कोई पॉकेट जिस पर आपकी नजर है? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से प्रिंट मीडिया में आपने सही कहा कि प्रिंट मीडिया में सबसे ज्यादा इसका फायदा प्ले आउट हो जाता है। तो क्लियरली मे बी HT मीडिया है या क्लियरली DB कॉर्प है। मुझे लग रहा है कि प्रिंट मीडिया पे शायद थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा पोजीशन प्रीएम्प्ट करके इसमें पोजीशन ले जा सकती है। हालांकि इसका कितना इम्पैक्ट आएगा और कितना टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन सेंटिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे जैसे इलेक्शंस की डेट नजदीक आएंगी मेरे ख्याल से इस शेयरों में आपको थोड़ा बहुत एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो ये राय आती हुई यहाँ पर इन सारे शेयरों पर इस वक्त LIC हाउसिंग आज नजदीक के पहले मौजूद बना हुआ है, 1% ऊपर है। चार्ट पर एक राय लेना चाहता हूँ LIC हाउसिंग से। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है मानस की ये सारी NBFCs काफी एक्शन में रही है पिछले 3 महीनों में। क्या आपको लगता है खरीदारी करनी चाहिए नजदीक के पहले या फिर इंतजार करना ठीक रहेगा?
देखिए, फ्राइडे के पैटर्न को देख के तो लगता है कि बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि LIC हाउसिंग 465 के आसपास पिछले करीब एक मंथ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और पहले ही स्टॉक 100-डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है। बट फ्राइडे के सेशन में इसने 465 के लेवल्स ब्रेक किए, बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ किए। तो मैं तो समझता हूँ कि पोटेंशियल अभी भी है। कम से कम हम 500 रुपए के टारगेट सेट करके चल सकते हैं, और अगर करंट लेवल्स पे खरीदारी करें तो 471 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। ऑलराइट, चलिए वक्त है फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। मानस, अविनाश, आशीष हमारे साथ बने। अंक नीचे है इस समय सेंसेक्स, और 33 अंक की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। 8,600 के नीचे 8,575 पर निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा प्रेशर 0.5% का। आप देखिए वॉल्यूम्स के लिहाज से आज का दिन बेहद ठंडा है। जिस तरह से कल निफ्टी की 6 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, आज यहां पर ट्रेडर्स कोई भी पोजीशंस लेने से कतरा रहे हैं, ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन देश भर में प्रॉपर्टी के दामों में भारी गिरावट की आशंका जताई जा रही है। पिछले कुछ महीने से मिल रहे संकेतों से रियल एस्टेट कंपनियों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की ये दिक्कत आगे और बढ़ सकती है। क्या है इस रिपोर्ट में, बताने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर नीरज बाजपेयी जुड़ चुके हैं। नीरज, बहुत टेंशन में डालने वाली रिपोर्ट है ये तो। जी हाँ, बिल्कुल। एम्बिट कैपिटल की जो ताजा रिपोर्ट है रियल एस्टेट पे, ये काफी जो है नेगेटिव कह सकते हैं, और बहुत ज्यादा आशंका है उनको कि देश भर में प्रॉपर्टी की कीमतें काफी तेजी से गिरने के आगे जाते हुए आशंका है। और अब तक करीब 18 से 20% के आसपास अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी कीमतें लगातार साल दर साल नीचे आ रही हैं। उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, मुंबई, दिल्ली या बेंगलोर, चेन्नई में नहीं, टायर 1, टायर 2 सिटीज में भी ये ट्रेंड पहुंच गया है। यानी छोटे छोटे शहर जो लखनऊ, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद जैसे शहर हैं, वहां भी प्रॉपर्टी की कीमतें करेक्ट होती हुई दिख रही हैं। ये एक बड़ी चिंता की बात है। ज्यादातर जो ट्रेंड इनको स्ट्रेंथन होता हुआ दिख रहा है वो टायर 1, टायर 2 सिटीज में है, जहां नए लॉन्चेस रोक दिए गए हैं या बेहद कम हो गए हैं। बहुत ही कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है तो वहां नए लॉन्चेस हो रहे हैं। और पिछले 3 सालों में आप देखें तो जो न्यू ट्रेंड है, जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं प्रॉपर्टीज का, उसमें 15% तक की गिरावट आ चुकी है। यानी नए ट्रेड नहीं हो रहे हैं, रीसेल वाले कुछ ट्रेड आपको होते हुए दिखेंगे। और जो नए लॉन्चेस हैं वो 80% तक कम हुए हैं। ये ट्रेंड काफी इसलिए चिंताजनक है कि जब नए लॉन्चेस नहीं हो रहे हैं तो यानी इन्वेंट्री खाली होनी चाहिए, जो इन्वेंट्री ऑलरेडी बनी हुई है। लेकिन उससे ही बड़ी चिंता की बात है कि इन्वेंट्री भी इतनी ज्यादा है कि उनका अनुमान है कि इसको खत्म करने में कम से कम 3 साल या उससे ज्यादा लग सकते हैं, जबकि एक भी आप उसमें ऐड न करें। इतनी ज्यादा इन्वेंट्री सभी शहरों में खड़ी हो चुकी है। तो प्रॉपर्टी कीमतों के लिए, बिल्डरों के लिए ये बेहद दिक्कत है। लेकिन ऐसी स्थिति बनी क्यों, उसके पीछे 4 कारण है। पहला कारण यह है कि सप्लाई बहुत ज्यादा इन्होंने कर रखी थी, उसकी वजह से इन्वेंट्री खड़ी हुई है, और डिमांड है नहीं क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है और वो खरीद नहीं रहे, तो नई बिक्री नहीं हो रही, इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत है। दूसरा बड़ा कारण है कि बैंक जो है कर्ज नहीं दे रहे हैं रियल एस्टेट बिल्डरों को, क्योंकि उनको लगता है कि जब डिमांड ही नहीं है, माल बेच नहीं पाएंगे तो हम क्यों दें इनको कर्ज। तो वो एक बड़ी फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा एक बड़ा अहम रीजन है कि जो ब्लैक मनी बिल पास हुआ है, इसकी वजह से जो स्पेकुलेटर्स थे, जो सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स थे, जो जाके आधा प्रोजेक्ट खरीद लेते थे, उसके बाद प्रोजेक्ट लॉन्च करके बड़ा वाहवाही जी जाती थी, वो मार्केट से दूर हो रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो इसमें फंसे तो लंबे समय के लिए नप सकते हैं। इसलिए एक बड़ा कारण वो है। और तीसरा एक जेनरिक कारण है कि जीडीपी की ग्रोथ जिस तरीके से पिकअप नहीं ले रही है, वो एक रीजन हो सकता है। तो ये 4 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट की ये हालत बहुत बुरी होती हुई नजर आ रही है। इन्वेंट्री कम करना इनके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए दिक्कत है कि प्राइसिंग कम नहीं हो रही। प्राइसिंग कम इसलिए नहीं कर रहे हैं ये लोग कि जो बेसिक कॉस्ट है और जो लैंड प्राइसेस हैं उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लैंड की प्राइसेस या तो स्टेबल है या थोड़ी सी ऊपर गई है। ये एक बड़ी दिक्कत और बिल्डरों के लिए बन रही है। और अब डिस्ट्रेस सेल की भी खबरें दिख रही, कई पॉकेट्स में डिस्ट्रेस सेल बिल्डर्स करते हुए दिख रहे हैं। मुंबई में ताजा हाल आपने सुना ही होगा कि ऑर्बिट का एक प्रॉपर्टी LIC हाउसिंग फाइनेंस ने ब्लॉक कर दी है, पहले से बेचने के लिए उसको बुला रखा। तो ये स्थिति काफी बुरी हो चुकी है और चिंताजनक टायर 1, टायर 2 सिटीज की है। तो ये जो तस्वीर पूरी बनकर उभर रही है उसमें यह है कि आगे भी कोई रिस्पाइट के संकेत नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री खत्म करना ही काफी बड़ा चैलेंज है, 3 साल लगेंगे।
ओके, तो ये सारे हालात बड़े नेगेटिव दिख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। लेकिन नीरज, बड़ा सवाल ये कि रियल एस्टेट सेक्टर से पूरी इकोनॉमी, कई सारे सेक्टर्स जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये कि फिर अगर रियल एस्टेट सेक्टर की हालत इतनी खराब होनी तय है तो फिर इसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स कहां दिख रहा है? कौन से और सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन सी और ऐसी कंपनियां जिन पर इसका असर पड़ सकता है? देखिए 50% डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और 30% जीडीपी में ग्रोथ करने वाला सेक्टर इतनी मुश्किल में है। लेकिन दिलचस्प है कि इस रिपोर्ट में डायरेक्ट किसी रियल एस्टेट कंपनी को सेल करने की सलाह नहीं दी गई है। जिन 4 कंपनियों का नाम लिया गया उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट को बोला गया कि इसको बेचना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि सीमेंट की डिमांड बहुत तेजी से गिरेगी। ये एक चिंता है, इसलिए अल्ट्राटेक सीमेंट में इनकी शॉर्ट की कॉल है। एशियन पेंट्स में शॉर्ट की कॉल है। उनको लगता है कि चूंकि नए लॉन्चेस बंद हो रहे हैं, मकान बिक नहीं रही है, तो पेंट की सप्लाई भी, पेंट की डिमांड भी काफी गिरती हुई दिखेगी, इसलिए एशियन पेंट बेचें। और देश का सबसे बड़ा जो प्राइवेट सेक्टर का लेंडर है आईसीआईसीआई बैंक, उसमें भी इनकी शॉर्ट कॉल है कि वहां पे भी दिक्कतें आगे जो है परसीव होती हुई दिखेंगी, तो वहां पे शॉर्ट करना चाहिए। और एक बड़ा सरप्राइजिंग है, एचयूएल को शॉर्ट करने की कॉल दी है। एचयूएल का हालांकि डायरेक्ट रिलेशन कोई रियल एस्टेट सेक्टर से नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि रूरल डिमांड नहीं है, रूरल इनकम कम होगी, इस वजह से उस पर भी असर आ सकता है। हालांकि ये बहुत ही सरप्राइजिंग मुझे भी लग रहा था कि एचयूएल रियल एस्टेट से कैसे जुड़ा हुआ है, लेकिन वहां भी इनकी शॉर्ट कॉल है। ऑलराइट, चलिए, तो ये एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जिसका विश्लेषण नीरज कर रहे थे। शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए। तो पेंट, सीमेंट, एचडीएफसी बैंक और एचयूएल सरप्राइजिंग, जैसा कि नीरज भी कह रहे थे। लेकिन अब आप कैसे देख रहे हैं अविनाश इस रिपोर्ट को? और मैं बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा अप्रैल और जून में नोएडा में कुल 3,800 घर ही बिके हैं, और अगर इसी स्पीड से बिके तो शायद 4 साल की इन्वेंट्री खड़ी है, यानी 1 लाख अनसोल्ड इन्वेंट्री उनके पास पड़ी है। और ये जो घर बिके हैं वो 8 साल में पहली बार इतने कम घर बिके हैं, तो हालत काफी खराब है। नहीं, रियल एस्टेट के लिए तो डेफिनेटली फ्रंट लाइन और छोटी कंपनीज के लिए काफी बड़ी दिक्कत होगी। और जिस प्रकार की फंडिंग की प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से पुरानी इन्वेंट्री अगर बिक नहीं जा रही है तो ऑब्वियसली बैंक्स नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा नहीं देंगी। तो मैं समझता हूं कि क्लियरली रियल एस्टेट सेक्टर को फ्रंट लाइन कंपनीज और छोटी कंपनीज को अगर हम देखें तो एटलीस्ट आने वाले 1-1.5 साल के लिए अर्निंग्स ग्रोथ के लिए, ग्रो करने के लिए काफी दिक्कतें होगी। उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट अगर हम देखें तो हालांकि ये कहना मुश्किल है कि कितना क्वांटम होगा, बट क्लियरली जो सेरामिक टाइल प्लेयर्स है या टिपिकली पेंट कंपनीज है, इसमें थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है, बट क्लियरली यहाँ पे रिप्लेसमेंट डिमांड भी होगी। तो क्लियरली फ्रंट लाइन जो रियल एस्टेट कंपनीज है वहां पे शायद इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। मेरे ख्याल से जो इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज है वहां पे थोड़ा दबाव आ सकता है, लेकिन इतना नहीं कि पूरी तरह से डिमांड फ्लैट हो। तो ये राय आती है, रियल एस्टेट सेक्टर के शेयर पहले ही गिर चुके हैं, अब प्रॉपर्टी के दाम गिरने की तैयारी यहां पर होती हुई दिख रही है। काफी लोग खुश भी होंगे जिन्हें घर खरीदने हैं, तो शायद उनके लिए एक राहत वाली खबर हो। लेकिन फिलहाल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट लोगों का काफी लंबा चौड़ा ज्यादा है, तो उनके लिए चिंता की बात। लेकिन इस बीच एक स्टॉक जो एक्शन में वॉल्यूम के लिहाज से आता हुआ दिख रहा है, उस पर नजर डालनी चाहिए। एवरेडी इंडस्ट्रीज, बैटरीज बनाने वाली ये कंपनी एवरेडी, यहां पर एक वॉल्यूम एक्शन होता हुआ दिखा है। लगभग 2,38,000 शेयरों का कारोबार यहां पर होता हुआ दिखा है। 2,38,000 शेयरों का कारोबार एवरेडी इंडस्ट्रीज में इस वक्त 0.33% हिस्सेदारी कंपनी की बदलती हुई दिखी है। 369 रुपए में यहां पर एक बड़ा सौदा होता हुआ दिखा। तो ये आज काफी छोटे शेयर ऐसे हैं जहां पर वॉल्यूम के लिहाज से एक्शन होता हुआ दिखा है। छोटे से मतलब मेरा मार्केट कैप से है, नहीं कि प्राइस से। 370 रुपए ऑलरेडी एवरेडी का स्टॉक हो चुका है। चलिए, वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। आशीष, अविनाश और मानस, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। 70 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी पर 25 अंकों का नुकसान। मिड कैप इंडेक्स मुश्किल से हर निशान में बने रहने में अब तक कामयाब। आगे बाजार की चाल कैसी रहेगी और क्या अहम इवेंट्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ बीएसई और एनएसई के सदस्य दीपन मेहता कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मेहता साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताएं, जिस तरह की एक अच्छी तेजी निफ्टी में हो चुकी है और अब बड़ी इवेंटफुल वीक के लिए हम तैयार हो रहे हैं, क्या करना चाहिए? क्या यही मोमेंटम बरकरार रहने की उम्मीद है या फिर आपको लगता है कि अब बाजार इन लेवल्स पर थोड़े रिस्की हो गए? ये आपने सही बात की कि काफ़ी इम्पोर्टेंट वीक है और ये मंथ है मार्केट्स के लिए। पार्लियामेंट्री सेशन है, अर्निंग सीजन भी चल रहा है। अभी भी थोड़ी बहुत घबराहट ग्रीस के कारण है और चाइनीज़ मार्केट्स भी देखने की ज़रूरत है। तो एक जो है, ये जो पीरियड हम आ रहा है आगे, इसमें काफ़ी न्यूज़ फ्लो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा और डिपेंडिंग अपॉन द न्यूज़ फ्लो आई थिंक मार्केट की जो धारा है, जो ट्रेंड है, वो डिटरमिन होगी।
ऑन द होल मार्केट्स जो है वैल्यूएशन वाइज काफ़ी फेयर लेवल्स पर है और अनलेस वी सी इम्प्रूवमेंट इन दी अर्निंग्स आई थिंक दैट दीज आर रीजनेबल लेवल्स फॉर द मार्केट टू ट्रेड एट. सो आई वुड से दैट इन्वेस्टर्स जिन्होंने ऑलरेडी खरीद के बैठे हैं आई थिंक फॉर देम इट्स अ होल्ड स्ट्रैटेजी. लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स है जो नया पैसा लगाना चाहते हैं आई थिंक दैट्स बेस्ट डन एट करेक्शंस. विपिन, हमने देखा पिछले हफ्ते एफआईआईज ने अच्छा पैसा भारतीय बाजारों में डालना शुरू किया. 2 महीने के पॉज के बाद एक सब्सटेंशियल मनी आता हुआ दिख रहा है. क्या लगता है आपको, जिस तरह से ग्रीस को लेकर, ईरान को लेकर चिंताएं थोड़ी सुलझती हुई नजर आई हैं, ये उसका असर है या एफआईआईज कुछ और देख रहे हैं जो इस समय बाजार नहीं समझ रहा? देखिए एफआईआईज के जो फ्लोज है आई थिंक पिछले 2-3 साल से काफ़ी स्ट्रांग ही रहे हैं और उनका जो व्यू है इंडिया पर कई महीनों से पॉजिटिव ही है. और ये जो ऑयल की घटने की वजह है, थोड़े बहुत इन्फ्लेशन कंसर्न्स कम हुए हैं, एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो रही है कि शायद आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करेगी, मे बी नॉट इन अगस्त देन सितंबर और इवन अदर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन व्हेन दे टेक. तो इसकी वजह से आई थिंक धीरे धीरे एफआईआईज की कॉन्फिडेंस बढ़ती जा रही है एंड दे आर इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर मनी इनटू इंडिया. और अगर आप देखेंगे कि जो मल्टी ईयर बुल मार्केट है इसकी सबसे बड़ी तेजी की बात यह है कि पैसा डोमेस्टिक से भी आ रहा है, एफआईआई से भी आ रहा है और जो लोकल ग्रोथ रेट्स है, जो डोमेस्टिक ग्रोथ रेट्स है वो ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रही है. तो ये जो एक सपोर्ट लेवल जो बनता है मार्केट के लिए, वो सपोर्ट केवल ये लिक्विडिटी की वजह से सपोर्ट बन रहा है मार्केट्स में, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो 8,200 जो निफ्टी लेवल है दैट इज अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट. 8,000-8,200 निफ्टी लेवल इज अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट लेवल फॉर द मार्केट्स जस्ट प्योरली ऑन अकाउंट ऑफ लिक्विडिटी विच वी सी कमिंग इन एट लोअर लेवल्स. दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए. लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारा फोकस होगा कल से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र पर. हमारे साथ जुड़ेंगे सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के एडिटर इन चीफ आर जगन्नाथन. समझने की कोशिश करेंगे कि ये सत्र सरकार के लिए कितना कामयाब रहेगा और किस तरह की अड़चनें आ सकती है इस छोटे से ब्रेक के बाद. और कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है. इससे पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में सरकार विपक्ष को जीएसटी और जमीन अधिग्रहण बिल जैसे अहम बिलों पर मनाने की कोशिश करेगी. माना यह जा रहा है कि सरकार गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों को साथ में लाने की भरपूर कोशिश करेगी. दूसरी तरफ कांग्रेस ने यह कहा है कि संसद चलाने की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर है और अब वो ही तय करे कि संसद कैसे चलेगी. तो ये सत्र सरकार के लिए कितना कामयाब रहेगा और कितनी अड़चनें आ सकती है, इसका विश्लेषण करते हैं हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया और साथ ही फर्स्ट पोस्ट के एडिटर इन चीफ आर जगन्नाथन साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं. स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर. जगन्नाथन साहब, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूं. एक बड़ा सवाल जो हम सब जानना चाहते हैं वो यही है कि संसद चलेगी या नहीं? बिल्कुल नहीं चलेगी. चलने की संभावना तो है ही नहीं, क्योंकि ऑपोजिशन जो है कांग्रेस पार्टी, दे हैव, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, दे हैव स्मेल्ट ब्लड. उन्हें लगता है कि उन्हें गवर्नमेंट को बहुत प्रेशर देना चाहिए ताकि कोई भी गवर्नमेंट बिजनेस ना चले. और एक तो करप्शन इश्यू है राजस्थान और व्यापम का स्कैम में, इसलिए उनके तो रेडी इश्यूज मिल गए हैं. और दूसरे बात है, वो 2 इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है जो जीएसटी और लैंड बिल. लैंड बिल में तो कांग्रेस तो एकदम अड़ी हुई है कि इसे जाने ही नहीं देंगे कहीं भी, किसी भी हालत पर. जीएसटी पे शायद थोड़ा कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन उसके पहले अगर करप्शन स्कैंडल 5-10 दिन सब रद्द कर दिए जाएंगे इस सेशन, तो ये मुझे नहीं लगता है कि 2-3 सप्ताह में कुछ भी प्रोडक्टिव होने पाएगी, अनलेस लास्ट मिनट चेंज ऑफ हार्ट हो और गवर्नमेंट बिहाइंड द सीन्स कुछ डील कर सकती है कांग्रेस पार्टी के साथ. लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी अपस्विंग में है, इसलिए उन्हें कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं दिखाई दे रही है.
संजय सर, गुड मॉर्निंग। आप बताइए, आपको भी यही लग रहा है कि एक स्टॉर्मी शुरुआत तो होगी लेकिन एक वॉश आउट सेशन हो जाएगा? क्या ये कहना अभी सही होगा या जल्दबाजी होगी? नहीं, बिल्कुल। अब मानसून सेशन है और इतना घनघोर मानसून चल रहा है तो उसमें ये सत्र बह जाने वाला है, ये बात बिल्कुल जग्गी ठीक कह रहे हैं। मेन बात यह है कि सरकार की तरफ से एक जो होता है कि विपक्ष को ये उलझा ले कि इस बिल को पास नहीं कराया या तो देश के लिए ठीक नहीं है, उसको कॉर्नर कर ले। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, इस पर चर्चा तो हुई है, जानकारी हमारे सामने नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी तैयारी साफ है कि वसुंधरा राजे के मामले में और सुषमा स्वराज के मामले में और व्यापम के मामले में सबसे ज्यादा हल्ला मचेगा व्यापम पर, उसके बाद वसुंधरा राजे पर और उसके बाद सुषमा स्वराज पर। लेकिन सरकार ने यह तय कर लिया है कि ये विपक्ष का षड्यंत्र है, ऐसा कह करके एग्रेसिव तरीके से इन लोगों के बचाव की कोशिश की जाएगी। दो मसले तो राज्य के हैं, तो पार्लियामेंट में कांग्रेस जिद करके कितना जिद करेगी। तो जहां तक डिसरप्शन का सवाल है, बिल्कुल सही है, फुल ऑन 100% डिसरप्शन होगा। और जहां तक दूसरे दो बड़े बिलों की चर्चा हम लोग लगातार करते रहते हैं, लैंड बिल पर जब से नीति आयोग में बैठक बुला ली गई और ये सरकार ने राय सुन ली राज्यों की कि हमको फ्लेक्सिबिलिटी दे दीजिए, हम अपना बना लेते हैं कानून, जब तक कि आप एक नेशनल लेवल पर कंसेंसस न बना सकें, तो उसको पूरी तरह से कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया है। प्रोसीजरल बातें होती रहेंगी, जैसे कि उनकी जो कमेटी बनी है उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त ले लिया है, जो कि सेशन शुरू होते ही रिपोर्ट पेश करनी होती है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, तो उसके लिए वक्त ले लिया है। सिलेक्ट कमेटी जो है जीएसटी वाली, उसने भी 1 हफ्ते का वक्त ले लिया है। जीएसटी पर एक सीरियस एफर्ट जरूर होगा, लेकिन पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म है कि इस सेशन में कोई ठोस आउटकम की उम्मीद नहीं की जा सकती। कुछ ऐसे बिल होते हैं जो कि बेनामी ट्रांजैक्शन वाले या रियल एस्टेट वाले या विसिल ब्लोअर वाले, ऐसे कुछ बिल हो सकता है निकल जाए। थोड़ा बहुत काम तो हर सेशन में होता है। तो फिर जो संजय जी, बाजार की सबसे बड़ी उम्मीद जीएसटी बिल पर टिकी हुई कि शायद कुछ प्रोग्रेस हो जाए, आपका क्या मानना है, जीएसटी बिल पास होगा या नहीं? जीएसटी बिल पर देखिए, सरकार ने एक अपना मंशा ये जाहिर कर दी है कि जो भी कॉम्पनसेशन है राज्यों का, उनको सबसे बड़ा राज्यों को टेंशन यही है कि उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अगले 5 साल के लिए 100% कॉम्पनसेशन केंद्र इंश्योर कर देगा। ये बात अगर हो जाती है तो एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम है कि हर राज्य से सामान गुजरेगा और 1% टैक्स बढ़ जाएगा, तो जीएसटी की रेट कहीं इतनी ज्यादा ना हो जाए कि जो उसका ऑब्जेक्टिव है वही पूरी तरह से विफल हो जाए। फिर जीएसटी के लिए नेटवर्क की तैयारी और सभी राज्यों में तैयारी का दूसरा मसला है। इस बिल को जितनी जल्दी पास कराया जा सके अच्छा है, और कुछ वक्त लग सकता है। इस सेशन में इस पर हमेशा चर्चा होती रहेगी कि लगता है कि पास हो जाएगा, लगता है कि बात हो रही है, लेकिन उम्मीद कम है कि इसमें यह पास हो पाएगा। लेकिन कुछ प्रोग्रेस की उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन जिस रूप में ये समय पड़ा है, पास हो जाता है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं होता है तो ज्यादा अच्छा है, ये बताइए। जैसे लास्ट सेशन में जैसे देखा गया, जैसे जीएसटी का फॉर्म थी, वो तो फेल होने से ही अच्छा है, क्योंकि एक तो ये 1% एक्स्ट्रा इंटरस्टेट टैक्स जो है वो नेशनल मार्केट को डिस्टॉर्ट करेगी। दूसरी बात यह है कि अगर जीएसटी का स्टार्टिंग रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 25 या 27% है तो बस मार खा गए कि 2 साल तक आपको प्राइस राइज सर्विसेज में बहुत ज्यादा होंगे, और ये इतना एक्चुअली इकोनॉमी को स्पीड ब्रेकर देगी कि इससे खराब होगा। जीएसटी अगर 17, 18, 19, 20 से ज्यादा बढ़ेगी तो हमें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बहुत मिलेगा। इसलिए पहले से ही ओनली कॉम्प्रोमाइज ये हो सकता है कि 5 साल तक आप पूरा कॉम्पनसेशन दे दें स्टेट्स को। और दूसरी बात यह है कि एक्चुअल न्यूट्रल रेट जीएसटी की 18% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये चिदम्बरम जी भी कह चुके हैं और हम भी मानते हैं कि अगर आप जीएसटी का बेनिफिट 2 साल के बाद मिलने वाला है, जब तक टीथिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व हों और फिर एक्चुअली ट्रेड बढ़े। लेकिन अगर आप 27% पर रेवेन्यू न्यूट्रल रेट रखेंगे तो इन्फ्लेशन को पहले से ही एक धक्का मिलेगा, ऐसे थोड़ी रगड़ सकते। संजय सर, ये तो हर सेशन के पहले या 2 सेशन के बीच में कुछ न कुछ ऐसे मुद्दे तो जो आएंगे जिस पर विपक्ष हमेशा सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, और जिस तरह से ये पूरा मामला एक स्टैंड स्टिल वाला हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या सरकार को रणनीति बनानी चाहिए कि संसद में तो कामकाज हो, अगर संसद में कामकाज होगा ही नहीं तो फिर आगे बात बढ़ेगी कैसे? देखिए, 2 बात है कि अब तक 1 साल गुजर गए और एक पार्लियामेंट चलाने के लिए सरकार में और विपक्ष में, जिसको कहते हैं एक बैक चैनल कम्युनिकेशन होता है, वो नहीं था। दोनों में कोई रिश्ता नहीं था। अब जो परिस्थिति बनी है इन आरोपों के कारण और जीएसटी बिल को पास कराने की वास्तविक अर्जेंसी के कारण, सरकार को विपक्ष के साथ एक्चुअल रियल डिस्कशन और दोस्ती का रास्ता
खोलना पड़ेगा। अभी हम क्या सुनते हैं कि हम एग्रेसिव पोजीशन लेंगे और कांग्रेस वालों को डिफेंसिव में डालेंगे। मान लीजिए अभी गोवा से गुवाहाटी का जो अमेरिकन कंपनी के घूस का मामला आ गया, इसको उछालेंगे। मेरा कहना है कि कांग्रेस को डिफेंसिव में डालना एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है पॉइंट स्कोर करने के लिए। बियॉन्ड अ पॉइंट क्या, वो तो पावर में नहीं है ना। और जो पावर में है उनको कांग्रेस ने भी तय कर लिया है कि चूंकि मोदी जी की सरकार प्रबल बहुमत वाली है तो इनको हम कितना डेंट कर सकते हैं, इनको काम करने से कितना रोक सकते हैं जिससे हमारे पॉलिटिकल नंबर बने। तो कांग्रेस भी बहुत नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स कर रही है। बीजेपी ने अभी तक जेन्युइन रिश्तेदारी शुरू नहीं की है, लेकिन अब पॉलिटिक्स उस जगह आ गई है कि ये रिश्ता शुरू करना होगा। एक तरीका ये होता है कि हम आपको घोटालों में फंसा देंगे। जो हल्ला करने वाले लोग हैं बीजेपी के अंदर, वो कहते हैं कांग्रेस क्या बात करेगी, इसमें उलझा देंगे, उसमें उलझा देंगे, उसमें उलझा देंगे। जब कांग्रेस को लगेगा कि आप उनके वजूद पर ही अटैक कर रहे हैं, तब तो भूल जाइए कि कोऑपरेट करेंगे। और बिना कोऑपरेशन इस देश में जहां कंसेंसस के बगैर आप छोटा फैसला नहीं कर सकते, सरकार करेगी क्या प्रबल बहुमत रख करके। इसलिए अब रियलिटी चेक ये है कि दोनों को डिस्कशन शुरू करना पड़ेगा, एक संवाद शुरू करना पड़ेगा। पता नहीं जग्गी मेरी बात से सहमत है कि नहीं? बहुत आपसे 100% सहमत हूं कि अगर आपको लेजिस्लेटिव चेंज कराना है तो कांग्रेस और बीजेपी को अपना आपसी माने ईगो टसल जो है उसको कम कराना पड़ेगा। गवर्नमेंट को माने अपना प्राइड सॉल्व करना पड़ेगा और कहना चाहिए यार हम ज्यादा आरोप नहीं लगाएंगे, हम इस बार आपको ना तो हम आप अगर चार्जेस करेंगे हम के व्यापम के बारे में, हम आसाम और गोवा के बारे में नहीं बताएंगे और कुछ नहीं करेंगे। उन्हें ऐसे ही यहाँ काम ऐसे ही चलता है, लेकिन यही करना पड़ेगा अगर उन्हें लेजिस्लेशन पास करना है। अगर सिर्फ बजट से काम चलाना चाहते हैं तो आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, क्योंकि बजट के लिए तो आपके पास बहुमत है, लेकिन लेजिस्लेशन के पास आपके पास नहीं है, राज्यसभा के आपके हाथ में नहीं है। संजय सर, लेकिन जिस तरह से बयान चल रहे हैं राहुल के, खासतौर पर 56 इंच का सीना 5.6 इंच का रह जाएगा टाइप के, और रेजिग्नेशन 2 शिवराज, वसुंधरा और सुषमा का, क्या लगता है रेजिग्नेशन तक सरकार सोचेगी? क्योंकि कल काफी जिस तरह से मीटिंगें हुई, एक बार खबरें लोग अटकलें लगाने लगे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं कल भी। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये जिस प्रकार की सरकार है और इसके जिस प्रकार के प्रधानमंत्री हैं, वो विपक्ष के दबाव पर उनके कहे मुताबिक डॉटेड लाइन पर इस्तीफे वगैरह की बात माने। पॉलिटिक्स को मैनेज करने की बात होती है, एक आइसोर हटाने की बात होती है, उसके लिए दूसरा संदर्भ ढूंढा जा सकता है। लेकिन अभी तक की इनकी तैयारी एग्रेसिवली इनको बचाने की है। व्यापम भाई सीबीआई की जांच हो गई है, कोर्ट के तहत जांच हो रही है, आप क्या कहिएगा? वसुंधरा राजे कोई ऐसा इलीगल मामला नहीं है, कोई इम्प्रोप्राइटी का मामला नहीं है। सुषमा स्वराज कोई इम्प्रोप्राइटी का मामला नहीं है, इम्प्रोप्राइटी का अगर है भी तो इलीगल नहीं है। अच्छा चलिए, बहुत जिद कर लेंगे, बहुत दबाव डाल देंगे। मुझे लगता है इस सेशन में एक दिन एक पब्लिक बहस तो जो लाइव टेलीकास्ट होता है वो डिबेट एक दिन तो इस विषय पर होगी। निंदा प्रस्ताव, काम रोको, कौन से नोटिस में आएगा पता नहीं, लेकिन एक दिन तो डिबेट होगी। उस डिबेट में जो मैक्सिमम कंसीड करेगी सरकार, अच्छा एक कोई जांच वांच देख लेते हैं जैसी कोई बात हो सकती है, लेकिन वो भी केंद्र के मामले में होगा। वसुंधरा के मामले में क्या कर लेंगे? इस्तीफा किसी हालत में न हो, ये इनका फैसला है, क्योंकि वो एक सीरियस पॉलिटिकल वीकनेस जो मोदी जी की सरकार है उसमें माना जाएगा, इसलिए उसकी गुंजाइश नहीं है। जबकि आप इस राय से सहमत हैं कि नहीं? बहुत एकदम, क्योंकि मोदी जी को मुझे लगता है कि पहले ही सेशन में शायद उन्हें एक बयान देना पड़ेगा उनका क्या पोजीशन है वेरियस कैंप्स पे। स्पेसिफिकली जाने की जरूरत नहीं है व्यापम में, क्योंकि सीबीआई जांच करा रही है। उनको सिर्फ इतना कहना पड़ेगा, देखिए सेंटर स्टेट के मामले में दखल नहीं देगा। प्रधानमंत्री का कोई अधिकार नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर को हटा दे। अगर ऐसे है तो शायद शारदा स्कैम में आपको वेस्ट बंगाल की बात करनी पड़ेगी, AIADMK की बात करनी पड़ेगी। हर जगह अगर सेंटर कहेगा कि आपके यहाँ ऐसे स्कैम है इसलिए मुझे कुछ कहना पड़ेगा और करना पड़ेगा, तो आप सब तो हमें ऐसे एक माहौल बनाना पड़ेगा। लेकिन आप सिर्फ बीजेपी के लोग के बारे में हमें एक्शन कराना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता है। ये सिंपल मामला है। ये पार्लियामेंट्री प्रीऑक्यूपेशन पूरा जग्गी गवर्नेंस के प्रायोरिटी एजेंडा, क्योंकि मोदी सरकार ये कहती है कि हमारा जो एग्जीक्यूशन वाला काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं जो कैबिनेट कर सकती है, वो सारा काम चलता रहेगा। इन टर्म्स ऑफ माइंड स्पेस आपको लगता है क्या कि ये लेजिस्लेटिव रैंगलिंग, पार्लियामेंट्री रैंगलिंग जो है वो गवर्नेंस की प्रायोरिटीज से डिस्ट्रैक्ट करेगी? हाँ, क्योंकि हमारी इकोनॉमी उस जगह पे पहुंची है जहां पे बहुत सारे की लेजिस्लेशन की जरूरत है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली रेगुलेशन वाइज आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका लिमिट पहुंच गया है।
इसलिए अगर आप 7% से ज्यादा इकोनॉमी रेट बढ़ाना चाहते हैं, लेजिस्लेशन की बहुत जरूरत है। इसलिए आपको यू हैव टू ईट क्रो, आप कांग्रेस के पांव पड़ने पड़ेंगे आपको। कहते हैं देखिए भाई कुछ तो करा लीजिए, तो कुछ कराना पड़ेगा, उसे और कुछ तो नहीं कर सकते। संजय जी बताइए, तो फिर 13 अगस्त को तो ये सेशन खत्म हो जाएगा, 3.5 हफ्ते का ये सेशन है और एक स्टॉर्मी शुरुआत होने वाली है और लग रहा है कि कुछ कामकाज खास होगा नहीं, तो फिर अब काउंटडाउन तो शुरुआत हो चुकी है बिहार के इलेक्शन की भी, तो ज्यादा बाजार को अब ये मानकर चलना चाहिए और अपने आप को ये समझा लेना चाहिए कि दरअसल बिहार के इलेक्शन के बाद ही बड़े काम होंगे। बिहार के इलेक्शन के बाद बड़े काम होने की आशा हमको बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन एक क्वार्टर गुजरेगा नहीं और फिर हमको यूपी का चुनाव दिखने लगेगा। इसलिए सरकार का गवर्नेंस कैलेंडर चलाते वक्त इलेक्टोरल कैलेंडर को भूल जाना चाहिए, ये आदर्श स्थिति है, ऐसा होता नहीं है। तो फिर इसका मतलब साफ है कि जो बड़े रिफॉर्म्स या बड़े फैसलों की जो बाजार की एक्सपेक्टेशन जगह साहब, आपको लगता है कि मतलब ये इसी तरह से काम चलता रहेगा और जो मार्केट पहले मोदी प्रीमियम देता था जिस हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी को, वो अब धीरे धीरे और कम होती दिखेगी? हाँ, अभी मोदी प्रीमियम तो कब से डिस्काउंट पे चला गया है। अभी जो मार्केट बढ़ रही है वो साइक्लिकल अपस्विंग जो दिखाई दे रही है 2-3 क्वार्टर के बाद, उसके कारण हो रही है, इस मोदी के कारण नहीं हो रही है। पहले लास्ट ईयर जो हो रहा था वो तो मोदी प्रीमियम था, अभी मोदी न्यूट्रल या मोदी डिस्काउंट हो रहा है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि ये पॉलिटिकली ये माने फंस गए हैं कहीं। बिल्कुल। जगी साहब और संजय जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर आज इस खास चर्चा में अपनी राय देने के लिए। तो देखना होगा कल से जो संसद सत्र की शुरुआत होगी किस तरह का धमाकेदार हंगामेदार सेशन ये रहता है। लेकिन फिलहाल आज बाजार एकदम शांत मूड में, मजबूत शुरुआत करने के बाद थोड़ा सा करेक्शन 8,600 के आसपास ट्रेड करता हुआ निफ्टी। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार किस तरह से खुल रहे हैं ये आपको बताएंगे और आपके तमाम शेयरों के जवाब भी देंगे, सौदा आपका हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पर।